हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फर्स्ट टू क्लासेस में मैं आप सभी भाई बहनों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं तुला लगन और धनु राशि के विषय में कुछ विशेषताएं आपको बताने वाला हूं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे निवेदन किया कि मैं उनकी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करूं और उस पत्रिका के विषय में संपूर्ण जानकारी दूं। यदि आप भी अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप मुझे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए तुला लगन की इस पत्रिका के शुभ और अशुभ ग्रहों के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरह के प्रभाव ये ग्रह हमें जीवन में देते हैं। तो तुला लगन और धनु राशि के विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 कुंडलियां आपको दिख रही होंगी। इसमें से जो बाएं तरफ की कुंडली है वो लगन कुंडली है और जो दाएं तरफ की कुंडली है वो नवमांश कुंडली है। जहां पर लगन कुंडली यानी कि 7 नंबर लिखा हुआ है प्रथम भाव में, उसको हम लगन कुंडली कहेंगे, और जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वो नवमांश कुंडली कही जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लगन कुंडली जो है ये तुला लगन की कुंडली बनती है और धनु राशि बनती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धनु राशि में विराजमान है। तो तुला लगन की कुंडली है और धनु राशि यहाँ पर बनती है। तो तुला लगन की सबसे पहली खासियत ये होती है, जो इसका शारीरिक लक्षण होता है इस लगन का, वो होता है क्षमता, कैपेबिलिटी, यानी कि ये बहुत सक्षम होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ये इनका शारीरिक लक्षण होता है। अगर इनके मानसिक लक्षण की बात कहूँ तो ये दूरदर्शिता में विश्वास करते हैं, यानी कि बहुत दूर की चीज़ों को भांप लेते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में इनका जो प्लान होता है, जो प्री प्लान ये करके चलते हैं, वो बहुत अच्छा इनका होता है। और इनका आंतरिक लक्षण जो होता है वो निष्पक्ष रहना है, अर्थात ये निष्पक्ष रूप से न्याय करते हैं। दूसरों के साथ कोई किसी भी प्रकार का जो है ये भेदभाव नहीं रखते और निष्पक्ष रूप से रहना इनको अच्छे से आता है। लोगों के साथ मिलजुल कर रहना इन्हें आता है और निष्पक्ष रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच का भाव इनके मन में नहीं होता है। अब चूंकि इनकी धनु राशि बनती है, तो धनु राशि का जो शारीरिक लक्षण होता है वो थोड़ा घूमना फिरना होता है। इनके जो मानसिक लक्षण होता है वो नवीनतम, यानी कि नवीन चीज़ों की खोज करना, कुछ नया खोजना। और इनका जो आंतरिक लक्षण होता है वो अनुशासित रहना होता है, अपने आप को अनुशासित रखना, अनुशासन में रहना और दृढ़ निश्चयी होना। तो तुला लगन और धनु राशि की ये कुछ शारीरिक, मानसिक और आंतरिक लक्षण मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी पत्रिका है और उन्होंने मुझे विशेष उन्होंने मुझे आग्रह उन्होंने मुझसे किया है कि उनकी पत्रिका के विषय में मैं संपूर्ण विश्लेषण उनको दूं। देखिए, इन्होंने अपना पहला प्रश्न पूछा है कि इनका भाग्य कब उदय होगा। भाग्योदय के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो तुला लगन की पत्रिका के जो भी भाई बहन हैं उनके विषय में भी मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि यदि वो अपने भाग्योदय के काल के विषय में जानना चाहते हैं, तो जो तुला लगन के लोग होते हैं उनका जो भाग्योदय की जो अवधि होती है, वो जो समय होता है, वो 32 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक के बीच का होता है। अर्थात 32 वर्ष से 36 वर्ष के बीच में इनका भाग्य उदय होता है और इनको सभी प्रकार के सुख संपत्ति सब कुछ इनको इस आयु के दौरान मिलने शुरू हो जाते हैं। किंतु देखिए, जैसा ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है, चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, मंगल को जो है वो पराक्रम का कारक कहा जाता है और धैर्य का और शक्ति का कारक कहा जाता है। बुध जो है वो वाणी और बुद्धि के कारक हैं, गुरु ज्ञान और सुख के कारक हैं। शुक्र जो है वो काम, इच्छा, स्त्री प्रेम और मद के कारक स्वामी होते हैं। शनि जो है वो दुख के कारक होते हैं और दुख की वजह से जो परिणाम भोगने पड़ते हैं उसके कारक होते हैं। और राहु केतु भी शनि के ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो वो भी दुख और के परिणाम को सिद्ध करने वाले होते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह की अपनी एक प्रवृत्ति है और हर ग्रह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही आपको
फल देता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और तुला लगन वालों के लिए कौन से भगवान की उपासना सबसे अच्छी होती है? देखिए, तुला लगन वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भगवान श्री विष्णु की उपासना करना। अगर ये लोग भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो इनका भाग्य जल्दी उदय होता है। अब चूँकि इनके नवम भाव में बुध की राशि है, मिथुन राशि है, और मिथुन राशि जो है उसके स्वामी बुध हैं, तो भगवान विष्णु की उपासना इनके लिए सबसे अच्छी है। और चूँकि इनकी तुला लगन है इनका, तो तुला लगन के स्वामी शुक्र बनते हैं, तो इंद्र भगवान की उपासना भी इन्हें करनी चाहिए। इंद्र भगवान की उपासना करने से भी इन्हें जीवन में सुख, सम्मान और धन संपदा सभी प्रकार के सुख इन्हें मिलते हैं। अब देखें, क्योंकि शुक्र जो है वो आग्नेय कोण के स्वामी है, और आग्नेय कोण के मध्य में कौन सी दिशाएं आती हैं? वो हैं दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशाएं आती हैं आग्नेय कोण के मध्य। तो हमें ये समझना चाहिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार कि जो ग्रह सबसे अधिक बलवान है कुंडली में, जो ग्रह सबसे अधिक बलवान है, उसी ग्रह की दिशा में व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इनकी पत्रिका में कोई ग्रह बहुत बलवान अवस्था में, मान लीजिए मंगल उच्च का है, तो दक्षिण दिशा में भाग्य उदय होगा। शुक्र जो है वो अत्यधिक शुभ अवस्था में है, प्रबल अवस्था में है, तो इसका मतलब है कि उत्तर और पूर्व दिशा की ओर इनका जो है, या दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर उनका जो है भाग्य उदय होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। राहु भी इनकी पत्रिका में मूल त्रिकोण राशि में है, प्रबल अवस्था में है, तो उत्तर पूर्व की दिशा, यानी कि 4 नंबर राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा जो है वो वायव्य कोण के स्वामी हैं, तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर भी इनका भाग्य उदय होने के प्रबल चांस बनते हैं। तो यदि यह इन दिशाओं में प्रयास करते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तो यह इनके लिए अति उत्तम दिशाएं होंगी। अब चलिए इनकी पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के विषय में बात करते हैं। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु के विषय में बात करते हैं, क्योंकि इनका प्रश्न राहु की महादशा को लेकर ही है, और इनकी राहु की महादशा जो है वो शुरू हो चुकी है। राहु महादशा जो है उसका आगमन इनके जीवन में हो चुका है, और 18 वर्ष की इनकी राहु की महादशा रहने वाली है जीवन में। तो देखिए, लग्नेश शुक्र जो हैं वो विषम राशि में विराजमान है और 12 डिग्री के हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लग्नेश का लगन में बैठना, अर्थात वैदिक ज्योतिष का एक नियम है कि यदि लग्नेश केंद्र भाव में कहीं बैठें, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दशम भाव में बैठें, या स्वयं लगन में ही आकर बैठ जाएं, तो लग्नेश बहुत प्रबल अवस्था में हो जाते हैं, उनको बहुत प्रबल और बलवान माना जाता है। तो इनकी पत्रिका में लगन के स्वामी शुक्र जो है वो विषम राशि में 12 डिग्री से ऊपर हैं, तो ऐसी अवस्था में लग्नेश जो है वो युवा अवस्था में है और बहुत सुंदर मालव्य योग का निर्माण करते हैं। तो मालव्य योग में पैदा होने वाला जातक धन संपदा का मालिक होता है, और उसे स्त्री वर्ग से विशेष प्रेम और लगाव अवश्य मिलता है। अब स्त्री वर्ग से प्रेम का अर्थ यहाँ पर हो सकता है माता के साथ, या माता का प्रेम बहुत अच्छा मिले, या ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन संपदा अधिक मिले। मेरे बहुत से भाई बहन इस गलतफहमी में जीने लगते हैं कि शुक्र यदि बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो ऐसी अवस्था में वो बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करने लग जाएंगे, या उनको स्त्री का विशेष प्रेम प्राप्त होगा, या कुछ अलग तरह की जो है भ्रांतियाँ अपने मन मस्तिष्क में वो फैलाने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर शुक्र आपका बहुत प्रबल अवस्था में है तो यह एक अच्छे धन का सूचक माना जाता है कि आप एक अच्छे धनवान व्यक्ति होंगे, समाज में आपके पास पर्याप्त धन होगा, और आपके पास सभी सुख सुविधाओं का जो मिश्रण है वो यहाँ पर अवश्य देखा जा सकता है आपके जीवन में। तो ये इनकी पत्रिका में देखा जा सकता है कि शुक्र प्रबल अवस्था में है, तो इन्हें धन संपदा के मालिक ये अवश्य होंगे अपने जीवन में। राहु की अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या देखना है लगन कुंडली में, कि शुक्र जो है वो राहु से केंद्र स्थान में है। शुक्र जो है राहु से चतुर्थ स्थान में है भावात भावम नियम के अनुसार, और राहु जो है वो शुक्र से दशम भाव में है भावात भावम नियम के अनुसार। तो शुक्र से जब दशम भाव में केंद्र स्थान में राहु है, तो राहु ऐसी स्थिति में बहुत बलवान हो जाता है, प्रबल हो जाता है। और राहु जो है वो इनकी पत्रिका में
युवावस्था में विराजमान है। तो राहु युवावस्था में विराजमान है तो इनके लिए राहु शुभ फल देने वाला है, इनको इनके प्रोफेशन में काफ़ी ऊंचाइयां देने वाला है। अब चूंकि राहु जो है वो पत्रिका में दशम भाव में विराजमान है तो ये एक शुभ स्थिति अवश्य बनती है, लेकिन इस शुभ स्थिति के साथ में और भी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि राहु जो है वो पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, और शनि जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं राहु को कि क्या ये व्यक्ति सही कर्म कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जातक को ये ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या वह अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त कर्म कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर इनको कहना चाहूँगा कि आपको अपना कर्म सही रखना होगा, क्योंकि जब भी राहु शनि के नक्षत्र में होते हैं तो हमेशा कार्यों में जो है विलंब होता है, देरी होती है, डिले होता है। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए, आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा आपको संघर्ष करते रहना चाहिए, जिससे आपको राहु शुभ परिणाम दे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा। शाहरुख खान की पत्रिका, एक मशहूर कलाकार की पत्रिका में राहु दशम भाव में विराजमान है तो आप शाहरुख खान का सम्मान देख सकते हैं कि वो किस स्तर का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो एक दिन में इतना पॉपुलर नहीं बन जाता, उसके लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर कोई व्यक्ति जो है वो किसी मुकाम को हासिल करता है, किसी स्तर पर पहुंचता है। तो इसी स्थिति को मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, और अगर बुध उनके दशम भाव, माफ़ कीजिएगा, राहु उनके दशम भाव में है, तो उन्हें प्रयास करते रहना चाहिए, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि राहु का दशम भाव में होना इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ राहु टू बी इन द 10th हाउस। ये आपको मैसिव फेम देता है। स्पेशली मैंने पत्रिकाओं में देखा है कि यदि राहु तीसरे भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में या 11th हाउस यानी कि एकादश भाव में हो तो ये बहुत अच्छे लेवल का मैसिव फेम देता है। ऐसी स्थिति ज़रूर पैदा होती है राहु की। तो आपको अपने भाग्य के लिए सब कुछ नहीं छोड़ना है और आपको कर्म करना है, कर्म करते रहना है, और जिस भी प्रोफेशन या जिस भी कार्य को आप जो है जिसका भी आप चुनाव करते हैं उसमें पूरे मन के साथ आपको कार्य करना है। आपको दशम भाव का राहु मास्टर बनाता है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के आप मास्टर होते हैं, सुपरस्टार होते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की नौकरी करें या कोई भी बिजनेस करें, आप उस पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि राहु की महादशा आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाली है, शुभ परिणाम भी लेकर आने वाली है, लेकिन विलंब के साथ। आपको विलंब होगा, हर काम में आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में होने से राहु आपके किए हुए कर्मों का ही फल आपको देगा। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो वो आपको बुरा फल भी देगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी पत्रिका में जो लगन के स्वामी हैं शुक्र देव हैं, वो स्वाति नक्षत्र में हैं और स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं। तो जब भी शुक्र राहु के नक्षत्र में होते हैं तो स्त्रियों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। व्यक्ति पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, कामकाज को छोड़कर स्त्रियों के प्रति आकर्षण उसका बढ़ने लगता है और बेवजह के कामों में ऐसा व्यक्ति फंसता चला जाता है और स्त्रियों के संपर्क में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं राहु आपके मन मस्तिष्क में वो आपको कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क को वो पॉल्यूटेड तो ज़रूर करता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि राहु एक नोटोरियस प्लैनेट है, बहुत ही ज़िद्दी ग्रह है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। बहुत से भाई बहन मेरे ये प्रश्न करते हैं कि मेरा राहु कैसा है, शुभ है या अशुभ है। देखिए राहु एक छाया ग्रह है, राहु ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है या जिस ग्रह को वो देखता है, उसी के गुण को वो अपना लेता है या अपना संपूर्ण गुण उस ग्रह को दे देता है। यही
जो सेम रूल है वो अप्लाई होता है बुध के ऊपर। द यंगेस्ट प्लैनेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी बुध राजकुमार के ऊपर। बुध जिस ग्रह के साथ बैठेगा, बुध जिस ग्रह के को देखेगा या जिस ग्रह की दृष्टि बुध पर होगी, बुध भी उसी प्रकार के गुण अवगुण अपना लेता है। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दूसरा प्रश्न है इनका कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य को हम कहाँ से देखेंगे पत्रिका में? स्वास्थ्य को देखा जाता है षष्ठम भाव से, छठे भाव से। हम रोग, ऋण और शत्रु के विषय में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि इनकी पत्रिका में जो छठे भाव के स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि वक्री अवस्था में हैं और 1 डिग्री के होकर अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है। तो षष्ठेश जब भी राहु केतु के नक्षत्र में बैठेंगे, स्पेशली अगर षष्ठेश केतु के नक्षत्र में है, तो ऐसे जातक के रोग कभी भी डायग्नोस नहीं हो पाते। डॉक्टर्स उन रोगों का सही से इलाज नहीं कर पाते, चिकित्सा नहीं कर पाते, निदान नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि यदि किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी वक्री अवस्था में है, तो उनके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी वक्री ग्रह के विषय में बहुत से लोगों की ये गलत फहमी है कि वक्री ग्रह खराब होते हैं। वक्री ग्रह खराब नहीं होते। अगर कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। यदि कोई ग्रह अशुभ अवस्था में वक्री है तो उसकी अशुभता और अधिक बढ़ जाती है। क्रूर ग्रह की अशुभता बढ़ जाती है। सभी लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग गणना है इस विषय में वक्री ग्रह को लेकर। लेकिन वक्री ग्रहों की देखिए एक अलग बात ये हो जाती है कि मान लीजिए कि किसी जातक की पत्रिका में अब बृहस्पति वक्री अवस्था में है, तो देखिए जब बृहस्पति वक्री अवस्था में होगा तो ऐसा जो जातक है उसको आंतरिक संतुष्टि और शांति और संतोष पैदा करता है बृहस्पति। यह जो जीवन के भौतिक पहलुओं की ओर कम ध्यान देता है। यदि कुंडली में कोई अलग प्रतिकूल प्रभाव ना हो तो ऐसा जातक जो है वो आध्यात्मिक विकास और मस्तिष्क व आत्मा की शांति के लिए प्रयत्नशील होते हैं और अपने स्वयं के प्रयासों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन उनके अपने विश्वास और आस्था होती है, क्योंकि वो हर किसी पर एकदम से विश्वास नहीं कर लेते और अपनी प्रश्न और अपनी समस्याओं को खुद खोजने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। और देखिए, अब वक्री ग्रह जिस भाव में स्थित है, अब जैसे इनकी पत्रिका में वक्री ग्रह सप्तम भाव में स्थित है बृहस्पति, तो उस भाव से जहाँ धनु और मीन राशि होंगे, धनु राशि इनके छठे भाव, धनु राशि इनके तृतीय भाव में है और मीन राशि इनके धनु राशि इनके तृतीय भाव में है और मीन राशि इनके छठे भाव में है। तो यहाँ पर भी इनके कारक तत्व में कुछ न कुछ कमी या बाधाएं या देरी अवश्य वक्री गुरु ज़रूर देंगे। तो ऐसी स्थिति में वक्री ग्रह कहीं ना कहीं इनको नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री के हैं बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव में कोई विशेष बल नहीं है। अब 1 डिग्री के ग्रह अगर यहाँ पर हैं तो गुरु जो है वो बाल अवस्था में है। गुरु जो है वो विषम राशि में है और बाल अवस्था में विराजमान है। अर्थात यदि षष्ठेश निर्बली हो जाए या षष्ठेश में बल कम हो तो ऐसी स्थिति में जातक की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। यानी कि षष्ठेश अगर बली होगा तो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर अधिक होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये हो जाती है कि षष्ठेश यदि बली होगा तो रोग भी होंगे, लेकिन रोग जल्दी ठीक भी होंगे। क्योंकि षष्ठेश बली होगा तो रोग ऋण शत्रु व्यक्ति पर हावी होंगे, लेकिन षष्ठेश अगर बली होगा तो ऐसा व्यक्ति रोग ऋण और शत्रुओं पर सदैव विजय हासिल करता है, विजय प्राप्त करता है। जैसा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्रिका में छठे भाव के स्वामी बृहस्पति लगन में उच्च राशि में चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो शत्रुओं ने स्वयं आकर हाथ मिला लिया, शत्रु स्वयं उनकी शरण में आ गए और भगवान श्री रामचंद्र ने शत्रुओं को भी मित्र बना लिया। तो ऐसी जो अजब जो कलाकारी होती है उस व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में
यहाँ पर इनकी पत्रिका में वक्री बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति के दान इनको अवश्य करने चाहिए। वैसे भी तुला लगन के लिए बृहस्पति योग कारक ग्रह बिल्कुल नहीं होते, तो दान ज़्यादा करें। बृहस्पतिवार के दिन पीली चने की दाल का दान करें, ब्राह्मणों का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, और बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण की कथा घर में करा सकते हैं। और भगवान विष्णु की उपासना इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इनकी पत्रिका में एक बहुत सुंदर योग है जो मैं देख रहा हूँ सप्तम भाव में, वक्री शनि और वक्री बृहस्पति। शनि और बृहस्पति का संयोग यदि कहीं पर भी पत्रिका में बनता है तो इसे संन्यास योग कहा जाता है। ऐसे जातक या जातिकाएं जीवन के उत्तरार्ध में यानी कि 45 वर्ष की आयु के पश्चात संन्यास की ओर बढ़ने लगते हैं। अब देखिए, वक्री शनि जो हैं वो कहीं ना कहीं वक्री बृहस्पति के साथ कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां अवश्य इनके मन में पैदा करेंगे कि इनके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां अवश्य पैदा होंगी। क्योंकि आप देखें कि सप्तम भाव में नीच के शनि वक्री अवस्था में हैं, तो नीच के ग्रह अगर वक्री अवस्था में हो, देखिए वैदिक ज्योतिष का एक नियम ये कहता है कि कोई ग्रह अगर वक्री अवस्था में नीच का है तो वो उच्च का फल देने लग जाता है, उच्च के समान फल देता है। और वैसे भी शनि का नीच भंग होता है क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव से चतुर्थ दृष्टि जो है वो शनि पर दे रहे हैं, अपनी राशि पर ही दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि इनके लिए योग कारक हो जाते हैं, और शनि सप्तम भाव में शनि को दिग्बल भी प्राप्त होता है, तो शनि को काफ़ी बल प्राप्त होता है ऐसी अवस्था में। तो शनि और बृहस्पति की युति इनके लिए संन्यास का काम करती है, इन्हें संन्यास की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ और विशेषताएं हैं वक्री शनि की। ऐसा व्यक्ति कभी तो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और कभी समाज के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। ये उसके मानसिक स्तर पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की आदतें अपने अंदर पनपाता है या पनपने लगती हैं उसके भीतर वो आदतें। तो अगले भाग में मैं कुछ और विशेष जानकारी आपको इस पत्रिका के विषय में दूंगा कि किस प्रकार से शनि और बृहस्पति का वक्री होना या कौन से ऐसे अन्य योग हैं इस पत्रिका में जो जातक को जीवन में सफल बनाने का काम कर सकते हैं और उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि इस पत्रिका के अनुसार आपको ये देखना है कि अगर आपका तुला लगन बनता है तो आपके लिए कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं और कौन कौन से ग्रह योग कारक नहीं हैं। अगली श्रृंखला में मैं आपसे कुछ उपायों के बारे में बात करूंगा और कुछ अन्य इनके प्रश्न हैं उसके विषय में भी आपसे अवश्य चर्चा करूंगा। देखते रहिए वासु एस्ट्रो क्लासेस।